जो लास्ट टॉपिक किया था वो एक्चुअल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किया था। वैसे तो वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक न्यूमेरिकल है जो उसमें मैं इंक्लूड करना भूल गई थी, जिसकी वजह से तुम लोगों को दिए हुए क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 बन नहीं रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना हो, जो शीट है उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। शीट में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनाए गए टॉपिक वाइज। तुम अगर क्वेश्चन रीड करोगे और तुम्हें अगर ऐसा लगे कि अच्छा ये टॉपिक तो अपना हो चुका है, तो उसे अटेम्प्ट करते जाओ। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बस एक न्यूमेरिकल मुझे लेना है, जिस न्यूमेरिकल से तुम्हें बस इतना सिखाना है करके कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आती है या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हें निकालने को बोला जाता है करके, तो किस तरीके से तुम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालोगे। तो एक क्वेश्चन पहले मैं देती हूँ, उसके वाया हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम लाइक एक स्पीशीज़ है। अब हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज़ की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ये पूरा कंसेप्ट आपका वैलिड है। अच्छा ठीक है, उस हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज़ का जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वो एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद वो एक हायर एनर्जी लेवल N2 इक्वल टू 5 में पहुंचा, और फिर उस N2 इक्वल टू 5 से वो जंप करके आपके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। कहाँ पर? आपके N1 इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो अब तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस आप लोगों की विजिबल रीजन में कितनी है, आप लोगों को ये एक चीज़ मुझे क्या करनी है, बतानी है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तुम लोग अलग अलग बुक्स अगर लेट से रेफ़र कर रहे हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। हर किसी के फॉर्मूले लिखने का तरीका अलग होता है। कोई इस क्वेश्चन को पीएनसी से करता है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मैथ्स का आपका एक टॉपिक है जो तुम लोग फ्यूचर में मैथ्स में अभी आगे 11th स्टैंडर्ड में वो वाली चीज़ कैसा सीखोगे। बट इस चीज़ को आप इस तरीके से फॉर्मूले वाइज ना करके इसको सीधा सिंपल लॉजिकली करो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी करके। ठीक है, क्योंकि आप कितने फॉर्मूलेस उसमें रट्टा मार के रखोगे। सो बेटर है कि आप एक तरीका कर लो, उस तरीके से फिर अपना काम हमेशा किया करो। देखो, तरीका इसमें बहुत ही सिंपल सा है कि किस तरीके से इसका काम करना है। सबसे पहले आपको 5 से 1 आना है। ठीक है, कहाँ से आना है? 5 से आपको 1 आना है। तो 5 से 1 तक आने के टोटल नंबर ऑफ तरीके तुम्हारे पास क्या क्या है, बात उस पर होगी। ठीक है, आपको 5 से अगर 1 तक आना है तो 5 से 1 तक आने में आपको कितने टोटल नंबर ऑफ तरीके आपके पास हैं, बातचीत उस पर करेंगे। जैसे कि अगर तुम्हें 5 से 1 आना है तो एक पॉसिबिलिटी तुम इसमें ऐसी करवा सकते हो कि तुम पहले 5 से कहाँ आ गए, मान लो तुम 5 पर हो। ठीक है, तो अभी 5 के रिस्पेक्ट में तुम 5 से 4 आ सकते हो, 5 से 3 में जा सकते हो, 5 से 2 में जा सकते हो, और 5 से या फिर डायरेक्टली 1 में जंप कर सकते हो। उसके बाद मान लेते हैं तुम 5 में नहीं हो। ठीक है, तुम 5 की जगह तुम 4 पे हो। तो 4, अब 5 की जगह 4 पे कैसे? 5 से 4 अगर कूदोगे तो 4 के बाद अब जर्नी आगे कैसे कंप्लीट करनी है, उस पर बात हो रही है। तो इमेजिन करो तुम 4 पर हो, तो 4 से अब आगे की जर्नी कैसे कंटिन्यू करोगे? या तो 3 में जाओ, 4 से 3, फिर उसके बाद 2 में, और उसके बाद 1 में, ये पहुंच गए बॉटम तक। लेकिन मान लेते हैं कोई इंसान ये बोल रहा है कि नहीं, मैं 4 के बाद 3 तो कर लूँगा, लेकिन 3 के बाद ना फिर आगे की जर्नी कैसे? तो 3 के बाद तुम 2 पे जाओ, और उसके बाद फिर तुम 1 पर जाओ। और अगर तुम 2 पे हो तो तुम क्या हो सकते हो? 1 पे जा सकते हो। यानी कि इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरीके से समझो। हम लोग पहले 5 से 4 गए। ठीक है, उसके बाद ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 5 से 3 गए। एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है 5 से 2 गए और एक 5 से 1 गया, बराबर, ऐसी पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब 5 से 2 जाने के बाद ये मत समझना कि वहाँ अटक गया होगा। 2 से फिर वो आगे की अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करेगा, ये उसकी टेंशन है। ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, मान लेते हैं कि तुम 5 से 4 तक तो पहुँच गए। अब 4 तक पहुँचने के बाद क्या करेंगे? तो तुम, हो सकता है 4 से 3 जंप कर जाओ, हो सकता है तुम 4 से 3 ना जंप करके 2 जंप करो, हो सकता है तुम 4 से कैसा जंप करो, 1। अब समझ रहे हैं मैंने ये जो नंबर्स बाजू में लिखे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा है, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हो कि आप 3 से 2 गए होगे, या फिर डायरेक्टली 3 से आप कहाँ चले गए होगे, 1। या फिर इस वाले का कितना है, 2 से 1, और तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। अब गिन लो कि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई? ऊपर में 4, फिर 3, फिर 2 और 1।
ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन से कितनी हो गई 10, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हें कितने मिलने वाली है 10। अब इस चीज़ का जो फॉर्मूला है, कई कई बुक्स में मैंने ऐसा देखा है जो कि कुछ नहीं है, पीएनसी ही है, कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करवाते हैं, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 और यहाँ पे प्लस n1 और ये अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ये टोटल नंबर ऑफ आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, और इसमें अब जैसे n2 फिलहाल मैंने तुम लोगों को क्या दिया है कि वो 5 से जंप कर रहा है, माइनस वो किस में आ रहा है n1, यानी कि वो किस में आ रहा है करके आपके ग्राउंड लेवल 1 पे आ रहा है, और 5 माइनस यहाँ पे 1 और ये +1, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया अपॉन में 2। अब तुम कैलकुलेशंस करके देख लो, करके ये वाली चीज़ आपका आंसर में 10 ही आती है। बट मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करना अवॉइड करती हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों इस तरीके से मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उसका सिंपल सा देखो एक रीज़न है। इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ इतना बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तुम्हें ये नहीं बताया कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ पॉसिबल है। क्योंकि अभी जैसे यहाँ पढ़ो क्वेश्चन में उसने तुमसे स्पेक्ट्रल लाइंस तो पूछी है कि जब वो 5 से 1 में जंप कर रहा है तो आप बताओ करके कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, लेकिन उसने स्पेसिफिकली पूछा है उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस की गिनतियाँ बताइएगा जो विजिबल रीजन में लाई करती हो। तो क्योंकि हमने पढ़ के रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी मतलब आपके क्या होती हैं, सीरीज होती हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है, उसके बाद पाशन, पीफन, उन सभी सीरीज में से सिर्फ और सिर्फ आपकी बाल्मर ही इकलौती ऐसी सीरीज है जो कि कहाँ पे लाई करती है, आप लोगों के विजिबल रीजन में वो क्या करती है, लाई करती है। तो अभी उसने तुमसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, उसने क्वेश्चन किसका पूछ लिया है कि बताओ करके कि अब आपके पास ऐसी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है जो आपके विजिबल रीजन में है। तो विजिबल रीजन वाली कितनी होंगी वो देखते हैं। अब विजिबल यानी कि बाल्मर। अब बाल्मर के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट बराबर कितना होता है, 2 होता है, यानी कि जंप करके चीज 2 तक आनी चाहिए। तो अभी 5 से लेकर 4 और 5 से लेकर 3, 5 से लेकर 2 और 5 से लेकर 1, इसमें अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में से आपका जो बाल्मर है वो बाल्मर कौन है, तो तुम बोलोगे 5 से लेकर 2। ये मिल गया आप लोगों को एक। फिर 4 से लेकर 3, 4 से लेकर 2, 4 से लेकर 1, इसमें बाल्मर कौन है, 4 से लेकर 2। इसमें बाल्मर कौन है, 3 से लेकर 2, और नीचे तो बाल्मर कोई है ही नहीं करके, है ना। तो इसीलिए तुम्हारे पास अभी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, 10। लेकिन उसमें से भी अगर कोई तुमसे पूछेगा कि विजिबल रीजन वाली स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तो उसका जवाब तुम क्या दोगे करके, 3। अब इमेजिन करो करके, ठीक है, कि आप लोगों के पास अगर मान लेते हैं आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया होता, तो इस फॉर्मूले को लगाने से तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो मिल जाती हैं, बट क्या तुम्हें कभी भी ये मिलता है क्या करके कि आप लोगों के पास करके विजिबल वाली कितनी होंगी, अल्ट्रावायलेट वाली कितनी होंगी, ये सब तो नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को इस तरीके से कंसेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को डील करना चाहिए। तो अभी जैसे जो उसने मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बन रहा था, तुम अब बनाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा करके, ठीक है। तो काम जो दिया गया था, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अब बन जाएगा। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ बोला गया है कि आपके पास एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, वो 7th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न आ रहा है। तो तुम्हें बताना है कि फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पे जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने को बोला है, एक्चुअल में हर फोटॉन जो रिलीज होता है बाहर वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का होता है, यानी कि वो भी आपकी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही एक्चुअल में क्या है आप लोगों की नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से करके, ठीक है। तो अभी तुम्हें 7 से कहाँ पे आना है, ग्राउंड स्टेट में आना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, पहले तुमने 7 का कॉम्बिनेशन बनाना अपन शुरू करते हैं। 7 के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मैं इस तरीके से पूरा एरो वगैरह लिख कर नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट 7 लिख रही हूँ और उससे छोटे नंबर्स के पूरे कॉम्बिनेशन में यहाँ लिख दे रही हूँ। अच्छा, और यहाँ पे उसने ग्राउंड स्टेट बोला है। अब अलग अलग ग्राउंड स्टेट होती हैं, कभी 1 कभी 2, अगर ऐसा मेंशन नहीं किया जाए कि कौन सी ग्राउंड स्टेट में आपको रुकना है तो अपना n = 1 मानकर चलना। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2 और ये 1। तो पहले वाले 7 के कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊँ तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन गए। अब मान लेते हो 6 पे पहुंच गया, अब 6 के आगे की जर्नी के लिए आप क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 6 से 5 या 6 से 4 या फिर 6 से 3 या 6 से 2 या फिर 6 से 1। तुम अगर ऑब्जर्व करोगे एक एक एरो बनाकर तो एक भी कॉम्बिनेशन अपना रिपीट नहीं हो रहा है, तुम चेक कर सकते हो उस चीज़ को।
अब मान लेते हैं तुम 5 पर हो, तो 5 से क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2 और 5 से 1। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप इसमें से 4 पर आ गए, तो 4 पे आने के बाद 3 2 1, 3 पर आ गए तो क्या बनेगा 2 और 1, और 2 पे आ गए तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन है 1, और 1 का 1 के साथ मत बना लेना, 1 से 1 में कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन गए। आपका जो पहला कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉम्बिनेशन, ऐसे करते करते सारे कॉम्बिनेशंस में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ से तुम काउंट करो कितनी निकल कर आती है, 21। यानी कि इस कॉम्बिनेशन में जो आंसर दिया गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट कैन बी एमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, सो वो कितना है आपके पास 21 फोटॉन्स है करके। 21 फोटॉन्स आपके पास मैक्सिमम है करके, जो वहाँ पे क्या होंगे, डी एक्साइट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर किसी ने तुमसे स्पेसिफिकली पूछ लिया कि अल्ट्रावायलेट रीजन का कौन है, तो अब अल्ट्रावायलेट रीजन से तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट का सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही रीजन होता है, दैट इज व्हाट आपका लाइमेन। और लाइमेन के लिए ग्राउंड स्टेट यानी कि कितना होता है, n बराबर 1। तो अभी n बराबर 1 वाले आपको कितने कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, वो तुम चेक कर लो। ठीक है, तो जैसे 7 से लेकर 1 यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, 6 से लेकर 1 यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, ऐसे करते करते पूरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देख लो। तो इसमें लाइमेन सीरीज में आपके पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल कर आएंगी, 6। ये एक कंसेप्ट था स्पेक्ट्रल का। अच्छा, अब उसके बाद मैं एक स्पेसिफिकली बताती हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी थोड़ा देख लो। मान लेते हैं किसी ने तुमसे पूछा कि एकदम स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके पास एक पी फंड सीरीज है। ठीक है, कौन सी सीरीज है, पी फंड। अभी के ऊपर के 2 इलस्ट्रेशंस में मैं बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं कर रही थी कि कौन सी सीरीज है, बट राइट नाउ मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके पास सीरीज कौन सी है। चलो ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया कि सीरीज कौन सी है। अब आगे क्या, तो अब इसमें मैंने ये पूछा कि पी फंड सीरीज में जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट कर रहा है, कहाँ से डी एक्साइट कर रहा है, n2 बराबर 7 से। ठीक है, तो वो तुमको ये बताना है कि बताओ कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को पगले के समान सारे कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद इसका आंसर 21 मत लिख देना, क्योंकि आंसर बराबर 21 हम कब लिखते हैं, जब वो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस, लाइमन को इंक्लूड करके, बाल्मर को इंक्लूड करके, पार्शियन को इंक्लूड करके। बट इस क्वेश्चन में उसने एकदम स्पेसिफिकली पूछा है करके कि पी फंड में आप बताओ कितना होगा करके। तो अभी तुम्हें तो पता है कि पी फंड मतलब होता क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पी फंड। सो पी फंड का मतलब होता है कि कहीं से भी जंप करेगा, ठीक है, जंप वो चाहे कहीं से करना है उसको करने दो करके, बट उसका जो n1 यानी कि उसकी जो लोअर एनर्जी लेवल होगी वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 5 पे वो रिटर्न आना चाहिए। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, उसी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। देखो 7 से वो 5 में जा सकता है, यहाँ एक कॉम्बिनेशन, 6 से वो 5 में जा सकता है, यहाँ एक कॉम्बिनेशन, और नीचे में तो पी फंड की तुम्हें एक भी लाइन नहीं मिल रही है। ठीक है, नीचे तुम्हें पी फंड की एक भी लाइन यहाँ पर क्या है, नहीं मिलेगी, क्योंकि पी फंड का मतलब क्या है, पी फंड का मतलब यही है ना कि आप 5 पे पहुंचने चाहिए, तो 5 पे आपका पहुंचना है आपको, तो यहाँ पे पी फंड की से कितनी नंबर लाइन से 2। तो इसमें लोग क्या करेंगे, इसका आंसर 21 रिपोर्ट कर देंगे। तो इसका आंसर 21 मत रिपोर्ट करना, अगर सीरीज ऐसी स्पेसिफाई कर दी जाए कि सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन कर रहा है, तो इस तरीके से अपना पहले पूरा एक कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद फिर जवाब देना ये कौन सा आंसर। ठीक है, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हमें अननेसेसरी फॉर्मूले वगैरह की दुनिया में नहीं पूछना चाहिए कि इसका n2 माइनस n1 आपको ये सब करके क्योंकि फॉर्मूले याद रख लो। बट हाँ, अगर फिर भी तुम फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर दूं, इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ आपके पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ये बताया जा सकता है। इसमें कभी तुम्हें ये नहीं पता चलेगा करके कि वहां पर करके आप लोगों के पास करके यूवी में कौन वाली होंगी, विजिबल में कौन होंगी। ठीक है, अच्छा अब इसी में एक सवाल और देखो, वैसे सवाल नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट बताने के लिए ये चीज बता रही हूँ मैं अभी करके। कल को तुमसे पूछ सकता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन कर रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, 5th एक्साइटेड स्टेट। अच्छा अब देखो यहाँ पे वर्ड्स पे थोड़ा स्टार्ट करना, 5th एक्साइटेड स्टेट से वो ट्रांजिशन कर रहा है आपकी 2nd एक्साइटेड स्टेट में। तो याद रखना, ये जो हम लॉजिक लगाते हैं हम इनको लेवल्स पे लगाते हैं, एक्साइटेड स्टेट के टर्म्स में नहीं। तो यानी कि अगर कोई चीज 5वीं एक्साइटेड स्टेट में है तो रियलिटी में उसका n2 कितना रहा होगा, 6।
है ना। एक्साइटेड स्टेट क्योंकि ग्राउंड लेवल को छोड़ के उसके आगे से नापी जाती है, यानी कि अगर किसी का n बराबर 2 है तो बेसिकली वो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लेते हैं कोई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहा है तो n1 की वैल्यू वहाँ पे कितनी होगी करके 3 होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन 6 से 3 में कूद रहा है। देखो ग्राउंड स्टेट इस बार 1 नहीं है, इस बार ग्राउंड स्टेट कितनी है, 3 है, बस 3 तक आना है उसको। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो देखो 6 से या तो वो सीधा सीधा कूद कर 5 में आ जाए, ठीक है, या फिर 6 से कूद कर वो 4 में आए, या 6 से कूद कर वो 3 में आए। ये कॉम्बिनेशन बन गया हम लोगों का। उसके बाद अब अगर मान लेते हो 5 में पहुंच गया तो 5 से फिर और फर्दर वो नीचे आएगा। कैसे आएगा, 5 से फर्दर और नीचे वो कैसे आएगा, हो सकता है 5 से वो 4 में आए, और हो सकता है वो फिर 5 से 3 में आए। ये भी कॉम्बिनेशन, इसको 3 में आना है। अब 3 में आने के लिए आप कुछ भी करो उसके साथ। अच्छा 2 मिनट आगे का मैं पेज ऐड कर देती हूँ। हाँ अब आगे हो सकता है करके कि मान लेते हैं वो 4 पे आ गया, और 4 पे आने के बाद फिर वो डायरेक्टली कॉम्बिनेशन है 4 से लेकर आपका कैसे 3। तो क्या क्या आंसर बन गए, 6 से 5 आ सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 6 से 4 जा सकता है, 6 से 3 जा सकता है। अब 5 के रिस्पेक्ट में बनाओ, 5 के रिस्पेक्ट में वो 4 जा सकता है, 5 से 3 जा सकता है ना। या फिर अब 4 के रिस्पेक्ट में बनाओ तो 4 से वो 3 जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे तुम्हारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हें कितनी मिल गई है, 6। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के रिस्पेक्ट में, कि यहाँ पे इसका आंसर कितना है, 6 है करके, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को सवाल वहाँ पे दिए हुए रहेंगे। तो उनसे ऐसा कुछ नहीं है करके कि अरे ये तो बहुत कठिन टाइप के सवाल आगे करके ये कैसे बनाना है, तो उसमें नहीं घबराना है करके, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड तुम्हारे पास एज सच और कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है करके जिसमें तुम अटक जाओगे करके, जिसमें तुम्हारा अंडा आ जाएगा करके। तो फटाफट निकाल लेना। हाँ अगर तुम चाहो तो फॉर्मूले से भी इस चीज़ को निकाल सकते थे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n2 माइनस n1, और यहाँ पे n2 माइनस n1 और प्लस में 1 अपॉन में 2। तो अभी n2 माइनस n1 मतलब 6 और 3, तो उनका गैप कितना हो गया, 3, यहाँ पे 3 और 1 4, और ये 2, तो ये हो गया 12/2 यानी कि 6। देखो ऐसे भी आंसर 6 आ रहा है, फॉर्मूले से भी आंसर 6 आ रहा है। अभी इसमें ऐसा मत करना कि स्पेक्ट्रल लाइंस के क्वेश्चंस के लिए विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले किसी बुक से पढ़कर रट्टा मार रहे हो, वो चीज़ मत करना। मैंने क्योंकि ऐसा काम अपनी 11th स्टैंडर्ड में किया है, और उसके हाथ में कुछ नहीं आता है सिवाय कन्फ्यूजन के कि अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इससे बेटर है करके कि आप एक ही कंसेप्ट पे स्टिक रहो, हाँ, और उससे आपको चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एंड इवन कुछ बुक्स में ऐसा भी होता है कि वो लोग क्या करते हैं, लेट n2 माइनस n1 को वो लोग ना डेल्टा n अज्यूम कर लेते हैं। तो डेल्टा n अज्यूम करने से उनका फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा n, यहाँ पे डेल्टा n प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, तुम इस कंसेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। और इवन एक मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देती हूँ, इस क्वेश्चन से तुम्हें ये भी समझेगा कि कई बार आपकी स्पेक्ट्रल लाइन के सवालों में आपसे क्वाड्रेटिक फ्रेम करवा ली जाती है, ठीक है। हाँ वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10वीं स्टैंडर्ड में पढ़ के बैठे हैं, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्प्लिट करना होता है, और स्प्लिट करने के बाद फिर तुम क्या करते हो करके उसको फिर सॉल्व करते हो। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि हमारे पास एक हाइड्रोजन लाइक एक सैंपल है। उस हाइड्रोजन लाइक सैंपल में आप किसी एक एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में है। तुमको नहीं पता कि वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है, बट वो एक एक्साइटेड स्टेट में है, और फिर वो वहाँ से कूद कर ऑब्वियसली डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डी एक्साइटेशन उसने की, और डी एक्साइटेशन करने के बाद ठीक है वो आ गया आप लोगों की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक, ठीक है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक वो पहुंच गया, और इस पूरी प्रोसेस में आप लोगों के पास 15 डिफरेंट लाइंस आपकी प्रोड्यूस हुई। तो तुमको ये मुझे बताना है कि स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन जिस एक्साइटेड स्टेट में था वो एक्साइटेड स्टेट की n की वैल्यू कितनी है। तो अभी जहाँ बहुत ही ध्यान से सुनेंगे पहले सवाल को, तो देखो इसमें कॉम्बिनेशंस मत बनाना, अब इसमें फॉर्मूले का यूज़ करना, क्योंकि कॉम्बिनेशंस हमें किस काम में मदद करता है, अल्ट्रावायलेट, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड कौन है, कितना है, लाइमन में कितने हैं, उन सब के बारे में। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1। n2 मतलब जहाँ से वो आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, माइनस n1 जहाँ पे वो पहुँचा है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या कर देंगे, वहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 1। तो याद रखो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, वो
पहली एक्साइटेड स्टेट मतलब N1 की वैल्यू कितनी रही होगी 2, उसके बाद N2 माइनस 2 और यहाँ पे +1 और अपॉन में 2 और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स तुम्हें यहाँ पे कितनी दी हुई है 15। तो 2 और 15 को मल्टीप्लाई करके ये 30 हो गया, ये N2 माइनस 2 ये आ गया आप लोगों के पास, और उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा N2 माइनस 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक देखो बन जाएगी N2 के टर्म्स में, ठीक है। ये वाली क्वाड्रेटिक हम लोग इसको फॉर्म कर लेते हैं करके, इसको 3N2 कर दो और ये आ गया +2। अच्छा यहाँ पे इसको -30 करके भेज देते हैं, तो क्वाड्रेटिक जो बनी वो क्या बनेगी N2 का स्क्वायर -3N2 और -28 इक्वल टू 0। अब तो बहुत ही सिंपल है, 7 4 इसके हम लोगों ने 2 फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया -7 टाइम्स ऑफ N2 और +4 टाइम्स ऑफ N2 -28 इक्वल टू 0। सो N2 यहाँ से कॉमन निकाल के, सादी मैथ्स कर रही हूँ मैं 10 स्टैंडर्ड की, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम्हारे दिमाग में ना घुसे करके। अच्छा तो यहाँ से N2 की देखो 2 वैल्यूज़ आई, एक आई 7 और दूसरी N2 की वैल्यू आई -4। अभी जो नंबर ऑफ शेल्स है N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब नंबर ऑफ शेल आपके निगेटिव तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब N2 बराबर -4, ये वाला केस अपना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब N2 की वैल्यू कितनी है 7। अब लेकिन अगेन एक बात का ध्यान रखना, अब N2 की वैल्यू 7 आई, यानी कि ये N2 क्या है, ये आपके शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बट क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या गया था कि आप उसकी वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट आप ये बताओ, ठीक है। तो अभी अगर मान लेते हैं किसी का N आपका मान लेते हैं 7 आया है, तो उसकी एक्साइटेड स्टेट वो कौन सी रही होगी। एक्साइटेड स्टेट हमेशा आपके शेल नंबर से एक कम होती है। अगर आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे हो, इसका मतलब आपका शेल नंबर ज़रूर क्या रहा होगा 3। तो अगर शेल नंबर 7 है तो आपकी एक्साइटेड स्टेट नंबर कौन सी है आपके पास 6th एक्साइटेड स्टेट, ये ऐसा। तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज को समझना कि वो पूछ क्या रहा है। कई बार क्या होता है हम लोग फ्लो में जवाब तो दे देते हैं करके कि ये वाली चीज़ का आंसर इतना है करके, लेकिन फिर भी उसकी लैंग्वेज को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना, ऐसे ही सीधा उस पर कूद मत पड़ना करके। अच्छा तो अभी कैसा है, हम लोगों का जो बोहर का कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मूव करना है। वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप लोगों को उतना तो पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ मामूली से 2 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। हम अपनी इंडियन लैंग्वेज में उसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं, बट बेसिकली उसका जो प्रोनाउंसिएशन अगर देखोगे तो डी ब्रॉय करके वो है। अब इंडियन लैंग्वेज में तो हम लोग बहुत कुछ चेंजेस कर देते हैं, सो अब उस पर क्या कमेंट करना, ठीक है। तो आपको 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं, बोहम और क्यों पढ़ने हैं, द फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक कि हमें कंसेप्ट पढ़ने क्यों हैं। तो अपन एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं अपने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप लोगों का जो बोहर मॉडल है उसके बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे, ठीक है। अच्छा अब आपको कोई एक ऐसा मतलब मॉडल चाहिए था जो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से एक एटम के अंदर की दुनिया को क्या कर सके, समझा सके। तो अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट हुई है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट बना, ये क्यों बना, ये इसीलिए बना क्योंकि 2 नए मॉडल्स हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में या फिर आप कहो मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में आए। तो जिसमें से पहला कंसेप्ट था आपका ड्वेल नेचर, ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ये वर्ड आपने इससे पहले भी सुना है, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले के टॉपिक्स में भी सुना होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अब वो चेंज तुम भापो, वैसे तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी तुम अगर इस वर्ड को देखते बराबर तुम्हें समझ में आ गया कि इस वर्ड में कुछ चेंज है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका हाइसेनबर्ग आप लोगों का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, बट इसको अभी नहीं पढ़ना है, फिलहाल हमको ड्वेल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर बातचीत करनी है। अच्छा तो अब देखो ये ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या है। सबसे पहले इनिशियल डेज में जब हम लोग ये बोहर मॉडल्स वगैरह पढ़ रहे थे, उससे पहले हम लोग ये मान कर चलते थे कि हम लोगों का जो एक क्या कहते हैं आपकी लाइट होती है, लाइट एक पार्टिकल है। अगर वो एक पार्टिकल है तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी एक्सप्लेन कर रही थी, है ना। और फिर लेकिन ऐसी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी अगर मैं लाइट को एज अ पार्टिकल मानती हूँ। फिर हमने लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया तो वो सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो गए। तो इससे ये कंक्लूजन आया कि जैसे एक कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, अगर आपको टेल दिख रहा है तो आपको हेड नहीं दिखता, और अगर आपको हेड दिख रहा है तो आपको टेल नहीं दिखता। तो वैसे ही जो आपकी लाइट होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं,
इनके भी दो फेसेस होते हैं। पहला फेस इनका होता है कि ये एक किसके पार्टिकल के जैसे बिहेव कर सकती हैं, और दूसरा फेज इनका होता है कि ये एक वेव के जैसे बिहेव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, जैसे हम लोग कहते हैं ड्वेल नेचर लाइट का। लेकिन यहाँ पे तुम फोकस करो, यहाँ पे मैंने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर जैसा वर्ड लिखा है। तो वो जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो वेव का ड्वेल नेचर पढ़ा था, कि जो आपकी वेव्स होती हैं, आप चाहे हो तो उसको कोई भी वेव ले लो, कोई भी वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जिस वेव को लेना चाहते हो उसको ले लो। तो अगर आपके पास कोई भी वेव होती है तो हर वेव के अंदर उसके दोनों फेजेस होता है। ठीक है, उसका हेड भी होगा, उसका टेल भी होगा, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होगा, उसके अंदर वेव नेचर भी होगा। कुछ जगहों पे उसकी पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी एग्जिबिट हो रही होगी और कुछ जगहों पे उसके वेव नेचर की प्रॉपर्टी। लेकिन अब हम लोगों की जो दुनिया है वो दुनिया वेव की छूट गई। अब हमने बोला कि जो हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को तुम छोड़ो, मैं उन पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ जिनके पास मास होता है, इवन हम भी। ठीक है, इवन एक चिड़िया भी, कोई भी चीज, कोई भी एक मासिव बॉडी, कुछ भी। ठीक है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? वेव्स की। वेव्स को आप छोड़ दो, अब बात करो पार्टिकल्स की। तो अब जो आपके पास पार्टिकल की दुनिया है, ये पार्टिकल की दुनिया ये कहती है करके कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पास एक सर्टेन मास एग्जिबिट करता है, तो हम अभी तक उसको किस नज़र से देखते आ रहे थे कि तुम तो एक पार्टिकल हो, राइट। तो लेकिन पहली बार डी ब्रॉय ने ये चीज़ आपके मतलब ध्यान में या फोकस में लेकर आए। उन्होंने ऐसा कहा कि भले वो आप लोगों के पास एक क्या कहते हैं पार्टिकल है, वो एक आपका मैटर है, एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसके पास मास है, बट वो भी आप लोगों के पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो देगा ही देगा। क्योंकि देखो एक बॉल है तो बॉल के पास पार्टिकल की तो प्रॉपर्टी होगी ना, उसके पास मास होगा, उसके पास वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगी, ये सब प्रॉपर्टीज तो एग्जिबिट करेगा ही करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका जो पार्टिकल नेचर बिहेव कर रहा है वो वेव नेचर भी करेगा। यानी कि हम मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी ये भी एक वेव के जैसे बिहेव कर सकती है। ठीक है, एक पत्थर ये भी एक वेव के जैसे बिहेव कर सकता है, एक क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल ये भी एक वेव के जैसे बिहेव कर सकती है। हम लोग इन्हें कैसे मानते रहते कि नहीं नहीं यार तुम तो पार्टिकल हो। बट आपके डी ब्रॉय ने 1924 में ये स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आपका जो ये लाइट है, आपकी जो लाइट है, लाइट आप लोगों का एज अ वेव भी बिहेव करती है और वैसे ही लाइट आप लोगों के एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है। दोनों नेचर ये शो करती है। तो उसी तरीके से डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग 1924 में उन्होंने ये सजेस्ट किया करके कि जस्ट लाइक अ लाइट इज एग्जिबिटिंग बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एंड पार्टिकल, तो आपके पास जो दूसरे मटेरियल पार्टिकल्स बच गए जिनके पास मास है उनके अंदर भी वेवलेंथ होगा, मतलब उनके अंदर भी वेव नेचर होगा और उनके अंदर में भी पार्टिकल नेचर होगा। तो इस हिसाब से फिलहाल हम लोग एक कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं और फिर उससे बातचीत बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया। और एक्चुअल में उनको उस वक्त इस चीज़ का कोई उतना मतलब तुम कैसे कहो, जैसे मान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का आपके पास रिजल्ट आया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखी। तो उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसे हुई कैसे हुई कैसे हुई, इसको लेकर तुमने अपनी एक थ्योरी बना दी करके, प्लांक क्वांटम थ्योरी बनी। पे मतलब पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट से पहले रिजल्ट आया और रिजल्ट के बेसिस पे फिर थ्योरी बनाई गई कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। बट डी ब्रॉय ने उल्टा, मतलब डी ब्रॉय ने क्या किया, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। अब बताओ, तुम्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें भी शॉकिंग लगेगा कि अरे हम एज अ ह्यूमन एज अ वे बिहेव करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने बस बोल दिया कि हाँ करके ये सारे जो आपके मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जो भी मैसिव वेट्स हैं, इनके अंदर भी वेव नेचर होता है। तो सब ने उनको उनकी इस थ्योरी को ऐसा कहा कि अच्छा समझाइए वेव नेचर कैसे होता है। तो उन्होंने पहले तो एक थ्योरी प्रपोज की और बाद में उनकी जो ये थ्योरी थी, ये थ्योरी बोहर की थ्योरी के साथ क्या हो रही थी, एकदम आपकी कोइंसाइड हो रही थी करके, मतलब एक साथ साथ चल रहे थे दोनों के कंसेप्ट। तो बाद में इससे ये बात समझ में आती है कि जिस तरीके से लाइट एक आप लोगों के पार्टिकल और एज वेल एज वेव के जैसे बिहेव कर सकता है, उसी तरीके से आप लोगों का जो ये होता है करके कोई भी मटेरियल, ठीक है, मटेरियल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर कोई तुम दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर लो, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल छोड़ो, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, बॉल, ह्यूमन बॉडी, स्टोन,
ईच एंड एवरीथिंग विच पजेस मास, उसके पास भी एक पार्टिकल नेचर होता है और उसके पास भी एक वेव नेचर होता है। बस यही थी आपकी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। यानी कि वैसे तो हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को या फिर इंडियन भाषा में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को हम फॉर्मूले के वाया रट्टा मारते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्चुअली समझना है कि कंसेप्चुअली इसका मीनिंग क्या है, तो कंसेप्चुअली डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल, अब वो मटेरियल पार्टिकल आपका लिविंग भी हो सकता है या फिर वो आपका मटेरियल पार्टिकल नॉन लिविंग भी हो सकता है। कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो रेस्ट पे नहीं है, फिर से सुनना, जो मोशन कर रहा है, ठीक है, जो मोशन कर रहा है, तो ऐसे मोशन करने वाले मटेरियल पार्टिकल के अंदर आप लोगों का क्या होता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है और उसके अंदर में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। बस यही है आपका डी ब्रॉय। यानी कि इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, सो वन लाइन स्टेटमेंट इज इफ एनीबॉडी, it doesn't means कि whether it is living or it is non living, it is not our concern, but it is an motion, ठीक है, then it have both type of nature, क्योंकि मास है तो पार्टिकल नेचर तो होना ही है, उसमें तो नो डाउट है, बट इट हैव वेव नेचर। इमेजिन अगर तुमको अपन रॉकेट के समान प्रोजेक्ट करें और तुम भी एक सर्टेन स्पीड के साथ एक क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भी एक वेव नेचर होगा, ठीक है। अब बस हम लोगों को क्या करना है, आपका जो ये डी ब्रॉगली था अपनी इंडियन भाषा में, इस डी ब्रॉगली का हम लोगों को क्या करना है, कुछ फॉर्मुलेस करने हैं करके, बिकॉज फॉर्मुलेस इसीलिए करने हैं करके क्योंकि इन्हीं फॉर्मुलों के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी तुम्हें डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस की डिटेल में नहीं जाएगा, मतलब तुम्हें डी ब्रॉगली की कब्र को खोद कर डी ब्रॉगली तुम्हारा इंटरव्यू नहीं आएगा करके कुछ नहीं होने वाला ऐसा। सिर्फ आपको क्या करते आना चाहिए, बेसिकली आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, एंड क्वेश्चन तभी बनेंगे जब तुम्हें मतलब फॉर्मुलेज वगैरह पता होंगे। तो जस्ट वी आर डूइंग सम बेसिक कैलकुलेशंस ऑन नथिंग मच मोर। तो देखो अभी इतना तो हमको पता है। अच्छा, पहले थोड़ा और कंसेप्चुअली देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात नहीं, रुको पहले इतना ही कर लेते हैं फिर देखने वाले कंसेप्ट को। तो जैसे इसमें दो लोगों की हमें अति आवश्यकता है। अब वो अति आवश्यकता किसकी है, पहले हमें अति आवश्यकता है आइंस्टाइन की। क्यों आइंस्टाइन की आवश्यकता हम लोगों को क्यों है, बिकॉज आइंस्टाइन वो इंसान है करके जिसने आपको एक एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशनशिप दिया था। तो ये ले लो, हमने ले लिया E=mc²। इसको नोट्स कॉपी में अच्छे से डिराइव करके लिख लेना। मेरे को तो वैसे फॉर्मूला रटा हुआ रहता है, बट इन केस अगर तुम लोग फॉर्मूला रटना भूल जाओ और तुम्हें पेपर में याद नहीं आए, तो ऐसे केस में आपको कैसा है वो उसी वक्त एट अ टाइम कैसा डिराइव करते आना चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, तो E=mc², आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशनशिप, यही तो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। अच्छा, और दूसरा ये कि आइंस्टाइन या फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, आइंस्टाइन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो ये कहती थी कि अगर कोई लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है तो उसके अंदर वो जो एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय E=hν, बराबर। चलो, तो अभी एक काम करो, इन दोनों रिलेशनशिप्स को कंबाइन कर दो। सो देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, hν = m टाइम्स ऑफ c², ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, चीज़ यानी कि सिंपल सी एक बातचीत है और कुछ भी नहीं, कि यहाँ पे जो ये c है, ये c किसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट के लिए। तो एक काम करते हैं, इस c को मैं रिप्लेस कर देती हूँ v फॉर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों किया है मैंने, इसको v फॉर वेलोसिटी के साथ मैंने उसको रिप्लेस किया है। क्यों, c कुछ अलग था क्या, c भी आपकी वेलोसिटी थी, बट c वाला सिंबल हम लोग पर्टिकुलरली स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हैं, राइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हैं। और अभी अगर एक मैं बॉल को प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो हो सकता है ना उसकी वेलोसिटी लाइट के से कम हो, ठीक है। तो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वैसे तो अगर कम हो तो आप वहाँ पे सी सिंबल मत यूज़ करो, क्योंकि सी सिंबल स्पेसिफिकली लाइट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, फॉर मैटर, ठीक है, आइदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमारी बॉडी, स्टोन, बॉल, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए हमने क्या किया, सी को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने वी से। तो यानी कि यहाँ से मैं इसी सेम रिलेशनशिप को ऐसा लिख सकती हूँ, hν = m टाइम्स ऑफ v², ठीक है। ध्यान देना, वेलोसिटी वाले v को हम लोग थोड़ा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस वाला सिंबल होगा उसको हम लोग कैपिटल v से डिनोट करेंगे, ओके। अच्छा, तो ये यहाँ से मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया। इसके अलावा एक रिलेशनशिप और पढ़े हो तुम लोगों ने, C = λ/ν। बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना तुम लोगों ने शुरू किया था
तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करो, आपकी फ्रीक्वेंसी को फिर मैं सी बाय लैम्बडा लिख सकती हूँ और इस फ्रीक्वेंसी को उठाकर बस मैंने यहाँ पुट कर दिया। एक बार डेरिवेशन खुद ना बिना देखे वीडियो को करके देख लेना, क्योंकि मेरा तो ऐसा ही मानना है कि डेरिवेशंस वगैरह आपको इतने छोटे छोटे खुद करने आने चाहिए। कभी कभी पेपर में फॉर्मूलों को लेकर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर तुम्हें डिराइव करते आता है तो तुम उस कन्फ्यूजन से तुरंत बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया एस सी बाय लैम्बडा। अच्छा, अब क्या सी और सी दोनों तरफ से, अच्छा अभी यहाँ पे भी तो देखो सी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इस सी को भी मैंने रिप्लेस कर दिया, ये हो गया एच वी अपॉन में लैम्बडा और एम वी स्क्वायर। चाहे तो मैं ऐसा भी कर सकती थी कि पहले पूरा कैंसिलेशन कर लेती और फिर आखिरी में जो सी बचता उसको मैं वी से रिप्लेस करती, पर ठीक है मैंने पहले ही कर दिया करके। तो ये चीज़ कितनी हो गई, एच बाय लैम्बडा टाइम्स इक्वल टू एम वी, ये आ गया मेरे पास एक अपना एक छोटा सा प्यारा सा रिलेशनशिप। अब यहाँ से तुम देखो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकल के आई एच अपॉन एम वी। दिख रहा है, एच क्या है, कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है, मास। किसका मास, जिस भी पार्टिकल को आप मोशन करवा रहे हो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का वो मास है। तो एक तरीके से मान लेते हैं तुम मोशन करना शुरू कर रहे हो ए पॉइंट से और मोशन करते करते तुम पहुंच गए बी पॉइंट तक, तो ए से बी जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हारा मास तो चेंज होने नहीं वाला है। फॉर अ गिवन पार्टिकल, फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट आपका मास खुद एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अच्छा लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो मटेरियल पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा, उसकी बॉडी से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगा वो उसकी वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट करोगे उसका वेवलेंथ उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, या फिर उसकी वेलोसिटी जितनी कम रखोगे उसकी आपका क्या होगा, लैम्बडा उतना ही ज़्यादा होगा। बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक थोड़ा सा चेंज और याद रखना है। 9th स्टैंडर्ड में तुम सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे तो तुम लोगों ने 9th क्लास में से मोमेंटम वर्ड पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पे लीनियर स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि अब हायर क्लासेस में एंगुलर मोमेंटम जैसे वर्ड्स भी होता है। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है यानी कि पी, वो कुछ नहीं आपका, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो यानी कि यहाँ पे जो एम वी है, इस एम वी की जगह तुम्हें ये लगता करके कि तुम देयरफॉर यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, पी फॉर लीनियर मोमेंटम, ये पुट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपके पास ये लैम्बडा का एक और फॉर्मूला आ गया। बट याद रखना कि यहाँ पे जो ये वर्ड लैम्बडा है ये वेवलेंथ है। आई नो कि दिस इज अ वेवलेंथ, बट यहाँ पे ये कौन सी वेवलेंथ है, ये आप लोगों की डी ब्रोगाइल वेवलेंथ है। ठीक है, ये आप लोगों की क्या है, डी ब्रोगाइल वेवलेंथ है। अब देखो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को, इस फॉर्मूले को बनाकर उसको क्या मिला, मतलब क्या ज़रूरत क्या हुई इसको ये सब कंसेप्ट वगैरह देने की। तो इसके जो उसने फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूले से उसने कुछ जस्टिफिकेशंस दिए। ठीक है, अच्छा क्या जस्टिफिकेशन दिए, फिलहाल के लिए हम लोगों की जो थ्योरी है अप टू आप लोगों का क्या कहते हैं 12th स्टैंडर्ड, आप ये मानकर चलते हो कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो स्टेशनरी है। बट जब तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ में वो खुद के एक्सेस के अराउंड रोटेट भी होता है, उतना सब तो तुम्हें नहीं जानना है, बट इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है। बट हम ये मानकर चलते हैं हमारे पूरे कंसेप्ट में कि आपका जो ये न्यूट्रॉन और ये क्या नाम है प्रोटॉन नामक चीज़ है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर बस एक पैक स्ट्रक्चर के जैसे बैठे हैं। हम तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कोई बातचीत ही नहीं करते। ठीक है, बट क्या रियलिटी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्टेशनरी होते हैं? ठीक है, क्या वो रिवॉल्व नहीं करते? ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में आएंगे करके, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को फिलहाल हमारा जो सिलेबस है उसमें खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, अच्छा तो ऐसे केस में हम लोग अभी सिर्फ उसी बारे में बात करें जितना हमारा सिलेबस हम लोगों को करके क्या करता है, आप लोगों का अलाउ करता है। रिवॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, स्टिक होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब हमारा सिलेबस ही नहीं है फिलहाल। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो घूमता है ना। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये ड्वेल नेचर देता है। जस्ट लाइक आपकी एक लाइट ड्वेल नेचर देती है, पार्टिकल नेचर भी देती है, वेव नेचर भी देती है, उसी प्रकार जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी ड्वेल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर एक पार्टिकल नेचर भी होता है और इलेक्ट्रॉन के अंदर में उसका वेव नेचर भी होता है। ये दोनों वर्ड याद रखना।
यही था डी ब्रोगाइल का कहना। अब डी ब्रोगाइल के इस कहने पे लोग क्यों यकीन करेंगे, बराबर? तो क्यों, उनको कुछ बताना पड़ेगा ना कि मेरे ऐसे कहने का देखो ये रीज़न है और ये चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं। तो पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैं बोलूँगी कि मेरा मोबाइल पार्टिकल है, सो वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ पार्टिकल एंड वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ वेव? तो पार्टिकल नेचर का सिंपल मतलब होता है कि उसके पास एक डिफिनाइट मास है, ठीक है, उसके पास एनर्जी है, ठीक है, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास चार्ज है ना, एक्सेट्रा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज और भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ करके, ठीक है। और स्किंटिलेशन जैसे इफेक्ट्स को वो प्रोड्यूस करता है। स्किंटिलेशन मतलब अगर आप जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाओगे और अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन को बुमार्ड करोगे तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराएगा वहाँ वहाँ आपकी स्पॉट्स, लाइटनिंग स्पॉट्स इंडिकेट होंगे। तो अगर लाइटनिंग स्पॉट्स वहाँ पे बन रहे हैं तो इसका मतलब वो समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा पार्टिकल है। बट वेव नेचर को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहा है आपका डी ब्रोगाइल? मतलब डी ब्रोगाइल ने कह तो दिया, लेकिन वेव नेचर इलेक्ट्रॉन के पास है ये कैसे कंफर्म हुआ? तो उस पर पहले हम बातचीत करते हैं, लेकिन उससे बातचीत करने से पहले तुम ये डायग्राम देख लो। देखो इसमें आपका जो बोहर है, बोहर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में गोल 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 घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में जब गोल 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 घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल घूम रहा है और पार्टिकल जैसा है वैसा ही है। लेकिन डी ब्रोगाइल के एटम की दुनिया देखो, पहले एक एक चीज़ को देखते चलना, बाद में हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। फिलहाल अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि उसने मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट करके और एग्जाम्पल्स के साथ लेनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी वाला पार्ट बता रही हूँ, कुछ फॉर्मूलेस बता रही हूँ। नेक्स्ट वाले इसमें मुझे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ लेना है। तो देखो बोहर एटम की दुनिया में वो ये कहता है कि मेरा जो ऑर्बिट है वो एक सादा सिंपल सर्कुलर ऑर्बिट है। बट डी ब्रोगाइल कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर को एग्जिबिट कर रहा है तो उसका ऑर्बिट सादा सिंपल तो हो नहीं सकता। अगर वो वेव के जैसा है तो वेव वाला नेचर वो एग्जिबिट करेगा। तो जैसे आप अपना ये देखिए, ये रेड कलर वाली मार्किंग को देखो, ये आपके n=4 को रिजेंबल कर रहा है। ये वाला अपना देखो, ये जो आपका है ये वाला, ये किसको रिजेंबल कर रहा है? n=3 को रिजेंबल कर रहा है। ये इस तरीके से है, मतलब वो एक वेव। तो डी ब्रोगाइल के एटम में और अपने बोहर के एटम में ये डिफरेंस है कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटम हमारी चीज़ें सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, बस बात खत्म। लेकिन डी ब्रोगाइल के हिसाब से वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो, क्योंकि वैसे भी वो सारी थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वैलिड थी, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी वेव का पैटर्न वहाँ पे क्रिएट कर रहा होगा। यही आगे जाके बेसिस बनता है क्वांटम मैकेनिक्स का। लेकिन डी ब्रोगाइल के इस कहने को कंफर्म कैसे किया गया? उसने कह तो दिया, बट हाउ इट वाज कंफर्म? सो एक्चुअल में आपके एक इलेक्ट्रॉन के पास वेव वाला कैरेक्टर होता है, इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट को तो मैं समझा कर नहीं दे रही हूँ, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, उसमें तुम ये वाली चीज़ पढ़ोगे। बट हाँ, तुम्हें इस चीज़ का नाम पता होना चाहिए करके, इसीलिए मैं ये नाम लिखवा दे रही हूँ। डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो डी ब्रोगाइल की या फिर डिब्रॉय की जो हाइपोथेसिस है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक वेव नेचर होता है, इस हाइपोथेसिस को वो क्या करता है? आपका कंफर्म करता है करके, ठीक है। उनके हाइपोथेसिस से आप ये मतलब इस एक्सपेरिमेंट से आप ये बताते हो करके कि जब आपके बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो हर इलेक्ट्रॉन जो अपने अपने ऑर्बिट में गोल 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 घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो गोल 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 घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं करके एक वेव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं एक बहुत ही शॉर्ट में इसको समझा देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके का था। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग कुछ पैटर्न मतलब एक बनाते हैं। पैटर्न इन द सेंस, तुम लोग अगर आगे जाके फिजिक्स पढ़ोगे, स्पेशली फिजिक्स वाली साइंस पढ़ोगे, नॉट इंजीनियरिंग वाला फिजिक्स, अगर स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ोगे करके, तो ऐसे में क्या होगा कि तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे। अब जैसे मैंने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो उसमें तो मुझे अब उतना अच्छे से याद है नहीं करके कि क्या क्या मैंने किया था, क्योंकि फिजिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसमें अभी एक एक्सपेरिमेंट होता है आपका डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन के हम लोग पैटर्न्स बनाते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, डिफ्रैक्शन की रिंग्स। तो एक्सरे के बारे में तो तुम सभी लोग जानते हो करके,
एक्सरे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी वेव है। अब उसके बाद एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न लिया गया। डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब वही फोटोग्राफिक प्लेट पर एक उसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया गया। तुम चाहो तो इसको गूगल आउट कर लेना कि कैसा दिखता है। मैं एक्चुअल में उसकी इमेज डालना ना भूल गई हूँ, इसीलिए ये मान लेते हैं मेरी एक फोटोग्राफिक प्लेट है। और उसके बाद मैंने एक्सरे की जो रेज हैं, एक्सरेज की आप लोगों की रे का डिफ्रैक्शन पैटर्न करके ऑब्टेन किया। तो ऐसे केस में आप लोगों का ये जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन मेरे पास है, इस एक्सरे के डिफ्रैक्शन को जब मैं देख रही थी, गोल 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 रिंग्स के फॉर्म में था, ठीक है, जैसे आप लोगों का ये दिखता है करके, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, वैसा नहीं था, ये गोल 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 दिख रहा था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह सकती हूँ मैं, सीधा सीधा कैसा दिख रहा था करके आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में दिख रहा था। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का एक आपको वाइट रीजन मिलता है, फिर थोड़ा सा ब्लैक 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 वाला रीजन दिखता है, उसके बाद अगेन तुम्हें एक वाइट रीजन दिखता है, फिर अगेन तुम्हें एक ब्लैक रीजन दिखता है। यानी कि आपको अल्टरनेट वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, वो चीज़ आपको एक ऐसा पैटर्न दिख रहा था, वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक, ये इस तरीके से। तब हुआ कैसा, हमें तो पता है कि ये आप लोगों का एक एक्सरे एक वेव है, तो ये एक्सरे का ये हम लोगों के पास डिफ्रैक्शन पैटर्न पहले से था। अब उन्होंने आपका क्या किया, आपका जो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर से किया, थॉमसन ने एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, और उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न आप लोगों को एक्सरे के साथ मिला है, वैसा ही लगभग लगभग एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोल रही हूँ। अब जैसे तुम हो, तुम्हारा एक दोस्त है, ए और बी आपस में एक दोस्त है। अब ए के भी दो कान होंगे, ए के पास भी नाक होगी, बट ए और बी की नाक एकदम सेम टू सेम तो नहीं होगी ना, थोड़ा उनके शेप में साइज में कुछ तो डिफरेंस होगा, बराबर। अब जैसे मान लेते हैं मेरी उंगलियां हैं, उंगलियां तुम्हारे पास भी हैं, बट इसका ये क्या इंडिकेट करता है कि हम सिमिलर है, बट क्या हम दोनों की उंगलियां एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसा ही एक सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न थॉमसन को मिला। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों का डेविसन और जर्मन ने किया था करके। फिर सिमिलरली ऐसा ही एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने भी किया, और उन्होंने ये बोला कि इसके जैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न मुझे बाकियों के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, बाकियों के लिए किसके लिए मुझको मिल रहा है ये सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ, उनको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, उनको सिमिलर ऐसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वहाँ से उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की करके कि आपके पास जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो मासिव पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, उन लोगों के पास आप लोगों का वेव लाइक कैरेक्टर होता है। क्योंकि अगर उनके पास वेव लाइक कैरेक्टर नहीं होता तो क्या उन लोगों का डिफ्रैक्शन पैटर्न आप लोगों को एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न के जैसा दिखता? क्या नहीं। पार्टिकल नेचर है, इस बात की तो पुष्टि पहले से हो चुकी है और इसकी करने की कोई नीड भी नहीं है करके, लेकिन उनके पास वेव नेचर भी है, वो इस एक्सपेरिमेंट से करके आप लोगों का प्रूफ होता है करके। ठीक है, गोल गोल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हम लोगों को मिलती हैं करके, और जैसा एक्सरे का था सिमिलरली हमको वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें किसका मिलता है करके, आप लोगों का ये इलेक्ट्रॉन का भी मिलता है। लगे तो मैं तुम्हें एक और चीज़ इसमें बताती हूँ, एक छोटा सा फैक्ट है वो, उस छोटे से फैक्ट से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे डी ब्रोगाइल की जो, या डिब्रॉय की जो हाइपोथेसिस थी, अकॉर्डिंग टू दैट लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। जस्ट इमेजिन अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक वेव की जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, मैं जानती हूँ करके कि वो एक वेव के जैसे बिहेव कर रहा है, ये चीज़ तुम्हें जानना करके मतलब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। अब जैसे अब मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ, तुम एक ह्यूमन बॉडी हो, तो प्रैक्टिकली हम बॉडीज़ के पास कोई वेवलेंथ तो है नहीं ना करके, लेकिन वो ये कहता है कि वेवलेंथ होती है करके, बट वो इतनी 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 ज़्यादा छोटी होती है हमारे जैसे बड़े 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 बॉडीज़ के लिए, ठीक है, कि वो चीज़ आपकी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी वेलोसिटी और एच को अगर मैं इग्नोर करूँ तो लैम्बडा का रिलेशनशिप मास के साथ इन्वर्स है। यानी कि अगर आपके पास कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसके पास अच्छा खासा मास वास होगा, तो ऐसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी के पास मास की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर मास की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लैम्बडा ऑटोमेटिकली उसका कम हो जाएगा।
और अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो जो आपकी माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगी उसका जो मास होगा वो उसका मास कैसा होगा, लेस मास होगा, लेकिन उसके पास जो लैम्बडा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही डी ब्रॉय का कहना था कि एक्चुअल में आपके पास जितना भी मैटर है, हर मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास वेवलेंथ होता है, बट दिक्कत ये है कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं उनमें ये वेवलेंथ इतना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, या फिर आप इतना कम कि हमारे पास जो भी अभी अवेलेबल टेक्निक्स हैं उन अवेलेबल टेक्निक्स से हम उनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते, हम उन्हें मेजर नहीं कर पाते, इसीलिए हम ऐसा मान कर चलते हैं कि हम जैसे लोगों के पास वेवलेंथ नहीं है, बट बेसिकली हम लोगों के पास भी वेवलेंथ है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं इनमें मास इतना कम होता है कि इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि इसको हम लोग हमारी अपने पास प्रेजेंट अवेलेबल टेक्निक से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बस यही आपकी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है, एक छोटी सी चीज़ में बताकर फिर आगे तुम लोगों को और मुझे फॉर्मूलेस कुछ देने हैं, उन फॉर्मूलोस के बातचीत करवाती हूँ करके। देखो वो चीज़ें क्या हैं, इमेजिन करो लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी मेरे पास है, मैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ या फिर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूँ, मेरा जो प्लैंक कांस्टेंट है वो तो यही रहेगा, मैंने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी। अब मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने यहाँ पे डाल दिया ये केजी के टर्म्स में। अच्छा, अब बात आती है वेलोसिटी। तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को हम 10⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ में इसको प्रोजेक्ट कर रही हूँ, 10⁶, ओके। तो ऐसे केस में तुम कैलकुलेशंस कर लेना, मैंने करके रखी है, मुझे याद भी है एक्चुअल में ये वैल्यू 7.28 और 10⁻10 मीटर के आसपास ही आता है। अब तुम्हें याद करो कुछ दिनों पहले मैंने एक जब स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, तो एक्सरे स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ऐसे अलग अलग स्पेक्ट्रम की फ़ोटोज़ दिखाई थी एक ही में। तो स्पेक्ट्रम को तुम जाके देखना, तो जब तुम देखोगे करके कि उस स्पेक्ट्रम की वैल्यू, एक्सरे स्पेक्ट्रम की वैल्यू, ठीक है, तो तुम ये पाओगे करके कि एक्सरे स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू और आपकी अभी जो लैम्बडा की वैल्यू निकल कर आई है, ये वैल्यूज़ आपकी ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। यानी कि जितनी एक्सरे की होती है उतनी ही वैल्यू आपकी यहाँ से अभी इसकी भी निकल कर आई है। ये वैल्यू कितनी आई है, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 एंगस्ट्रॉम आपके 10⁻10 मीटर के होता है, यानी कि 7.28 एंगस्ट्रॉम आया है। किसका, लैम्बडा, किसका, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का ये वेवलेंथ होगा। और वैसे ही अगर आपके पास एक एक्सरे होती तो एक्सरे की, अब एक्सरे देखो शॉर्ट एक्सरे, लॉन्ग एक्सरे, अलग अलग प्रकार का होता है, बट एक्सरे की जो वेवलेंथ रेंज होती है, ठीक है, जो वेवलेंथ रेंज उसकी होती है वो वेवलेंथ रेंज उसकी 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही रहती है। तो देखो ये उसी के रीजन में लाई कर रहा है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो एक्सरे के जैसा ही है। अब क्योंकि हम एक्सरे को देखो मेजर कर पा रहे हैं इसीलिए हम इसको भी मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन उसी के उलट मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई बॉल वॉल है, ठीक है। अब बॉल का मास तो सोचो कितना ज़्यादा होता है, अब बॉल का मास होता है कितना आपके पास, 10 ग्राम, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है और इसको भी अपन उसी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं जिस वेलोसिटी के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फेंका था। तो लैम्बडा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.624 और 10⁻34 अपॉन में एम वी। अब यहाँ पे मास को 10 मत पुट करना, उसको केजी में भी 10 की पावर माइनस और 10⁶ में जब पर सेकेंड उसकी कैलकुलेशन करो, क्या कितना है करके आप लोगों के पास 6.6 के आसपास कुछ आता है और 10⁻38 मीटर, ये वाला आपका इसका करके आंसर आएगा। अब ये जो वेवलेंथ निकल के आई है, तुम जरा अपने पास जो तुम्हारे पास क्या नाम है रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स की जो तुम्हारी वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ को तुम निकालना कि बहुत लंबी होती है, और जो तुम्हारी आखिरी में होती है गामा रेस, उस गामा रेस की या कॉस्मिक रेस की वेवलेंथ को तुम देखना स्पेक्ट्रम के डायग्राम में जाकर, तो तुम ये पाओगे कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं उन कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है, जो वेवलेंथ की उनकी जो रेंज होती है वो कॉस्मिक रेज मतलब हाई एनर्जी रेज, और जिसके पास एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसके पास वेवलेंथ उतनी ही कम होती है। ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है, कि कॉस्मिक और नॉट कॉस्मिक, कॉस्मिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नहीं होती हैं, ये मैंने गलत बोल दिया करके, गामा के बारे में बात करते हैं। तो जो गामा रेज होती हैं, गामा रेज आप लोगों की क्या है, एक हाई एनर्जी है, तो उनके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बट इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है।
तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो मुश्किल से आप लोगों को 100 पिकोमीटर, मैं गामा के बारे में बात कर रही हूँ, गामा की 100 पिकोमीटर मिलेगी। ठीक है, अब पिकोमीटर से मुझे मीटर में जाना है, तो पिकोमीटर कितना होता है आप लोगों का 10⁻12 होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये 10⁻10 मीटर। अब तुम सोचो ये गामा रेस से भी छोटी है बॉल की वेवलेंथ। 10⁻10 को तो हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, गामा रेस की वेवलेंथ फिर भी कैलकुलेट होती है। ये जो बॉल की वेवलेंथ आई है 10⁻38 है। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो सबसे छोटी वेवलेंथ है, गामा से छोटी और तो किसी की हो नहीं सकती, और रेडियो से बड़ी तो किसी की हो नहीं सकती। तो इससे ये समझ में आता है कि वेवलेंथ तो है, बट ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हमारे पास अभी जो भी मेथड अवेलेबल है साइंटिफिक हमारी दुनिया में, उनसे हम उस वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कॉपी पेन द्वारा निकाल सकते हैं, बट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी बॉल है करके, ठीक है, उस बॉल के साथ किसी भी प्रकार की वेव एसोसिएटेड नहीं है। रियलिटी में वो है, बट उसको इतना डिफिकल्ट है कैलकुलेट कर पाना, तो देयरफॉर वी कंसीडर इट एज इग्नोर, कि इग्नोर कर दो। ठीक है, उसको भूल जाओ करके, कि कोई मतलब ही नहीं है करके उसको याद करने का करके, जस्ट इग्नोर इट करके। ठीक है, कि भूल जाओ करके कि उसके साथ रिलेटेड कोई फॉर्मूले कोई वेव है भी करके, क्योंकि इतनी छोटी वेव को कोई कैसे याद रखेगा भला बताओ, है ना। इतनी छोटी वेवलेंथ कैसे आप कंसिडर करोगे। तो डी ब्रोगाइल हाइपोथेसिस या डिब्रॉय हाइपोथेसिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि अगर कोई चीज़ आपके पास है, ठीक है, अगर कोई मटेरियल आपके पास है, तो वो मटेरियल आप लोगों को वेव नेचर देगा, और साथ ही साथ में मटेरियल आपको एक क्या देगा, पार्टिकल नेचर तो देगा ही देगा। लेकिन वेव नेचर अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर में जो आपका क्या कहते हैं मास है वो बहुत ही कम होगा। और लेकिन अगर मास ज़्यादा हो गया है तो ये बात तो तुम याद रखो करके कि उस चीज़ का जो क्या नाम है करके आप लोगों का पार्टिकल नेचर है वो उसका डोमिनेटिंग हो गया। तो डिब्रॉय से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस मैंने तुम लोगों को दिए थे। अब उन फॉर्मूलोस में बस तुम्हें अभी मैंने ज़्यादा तो फॉर्मूले दिए नहीं है, एक दिया है लैम्डा इक्वल टू h/mv और दूसरा दिया है लैम्डा इक्वल टू h/p। इसके अलावा भी फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलोज के बारे में भी हम लोग अभी डेरिवेशन करते हैं, बट उस वाला जो डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका करूँगी। ठीक है, अभी नहीं, फिलहाल अभी कैसा ये वाली चीज़ 1 घंटे का हो गया है, तो उसको कैसा काफ़ी टाइम लग जाता है अपलोड वगैरह होने में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसका डेरिवेशन करते हैं। उन फॉर्मूलाज को बाय हार्ट रट लेना। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोगों को डाउट आया था कि वो बन नहीं रहा है करके, तो अब वो चीज़ तुम लोगों से बन जाएगी। याद रखना, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, इसके न्यूमेरिकल मुझे ही लगता मुझे करा के देने चाहिए। हाँ, अब किसी को अगर ऐसा है कि नहीं अब फिर भी आप एक कैलकुलेशन करा के दिखा दो, तो फिर तुम किसी भी प्रकार के एंट्रेंस की या फिर सिंपल 12 बोर्ड्स की तैयारी करने लायक भी नहीं हो, कि अगर h की वैल्यू, m की वैल्यू और v की वैल्यू पुट करके अगर तुम लैम्डा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो। हाँ, बस यहाँ पे ध्यान किस में देना है कि मास की वैल्यू यहाँ पे kg में होनी चाहिए। अच्छा, ये तुम्हें एक छोटा सा प्रिकॉशन यहाँ लेना है, कई बार लोग इसको ग्राम में पुट कर देते हैं। वेलोसिटी की जो वैल्यू ली जा रही है वो मीटर पर सेकेंड में ली जाती है, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ से फिर ऑब्वियस है कि जो लैम्डा कैलकुलेट होकर आ रहा है वो मीटर में निकल कर आएगा। ठीक है, और h की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम 6.624 10⁻34 लेते हैं, जिसकी यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट्स वगैरह थोड़ा रट्टा मार के रखा करो, किसी ने अगर इंस्टेंटली तुमसे पूछा कि यूनिट क्या है तो तुम्हारे मुंह से जवाब निकलना चाहिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिब्रॉय से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूलोज के और डेरिवेशंस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स कर लूँगी जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें बताना चाहिए। उसके बाद हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एक और छोटा सा कंसेप्ट है, उसमें मुझे कुछ डिफ्रेंशिएशन वगैरह की नीड पड़ेगी। एंड उसके बाद आप लोगों की जितनी भी कैलकुलेशन वाली दुनिया है वो ख़त्म होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, फिर हार्डली 2 या 3 दिन की क्लास है एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ओवर। वो क्योंकि अब चीज़ बहुत सिंपल सी बकी है, फिर ऑर्बिट्स वॉर्बिट एन एल एम क्वांटम नंबर्स इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है मुझे अभी याद आ रहा है करके क्लास ख़त्म करने वाले टाइमिंग पर श्रेयन बता रहा था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर थोड़ा अजीबोगरीब आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में उसकी स्टार्टिंग अपन या एंडिंग उसकी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही करेंगे करके कि क्या उसमें अजीबोगरीब आ रहा है। ठीक है।